जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप लोग को अपने चैनल एजुकेशन जॉन हसनपुर पर स्वागत करता हूं। आप लोग आज वीडियो को देखिएगा। हम लोग 12th के डी एंड एफ ब्लॉक को कवर करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर न्यू होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर भी कर लीजिएगा। पहले आप वीडियो देखिए, अच्छा लगे तब आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों को बीच। आज हम लोग क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं डी ब्लॉक, जिसमें आप लोग आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। और आप लोग देखिए, आप लोग के सामने क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व जो है डी श्रेणी का तत्व है। संक्रमण तत्व जो है डी श्रेणी का तत्व है, उसके बारे में बताना है। 4D श्रेणी का तत्व है। कौन 4D श्रेणी का तत्व है? तो आप लोग बताइए संक्रमण तत्व कहां कहां से शुरू होते हैं, ठीक ना। और 4D श्रेणी वो बोला गया। तो सबसे पहले तो हम लोग को आता है 3D सीरीज। 3D सीरीज की अगर हम बात करें तो यह परमाणु संख्या जो है हम लोग को 21 से लेकर 30 तक चलता है, ठीक ना। परमाणु संख्या 21 से लेकर 30 तक चलता है। बताइए 4D कहां से कहां तक चलता है? तो 4D सीरीज जो है आप लोग को चलता है 39 से लेकर 48 तक चलता है। ये तो आप लोग को पता है। कैडमियम आपका ये जो है आपका जिंक का होता है और ये कैडमियम का होता है 48। ये स्कैंडियम होता है, ये इटरियम होता है, वाई होता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो आपको जो है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको बोला गया कि 4D श्रेणी का कौन है। तो आप लोग देख लीजिए कि 39 से 48 के बीच में कौन आ रहा है, तो हम लोग को 47 आ रहा है। इसलिए आंसर फर्स्ट का जो है वो बी चला जाएगा। ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग सही जवाब दे रहे थे। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। है संक्रमण श्रेणी का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बताइए संक्रमण श्रेणी का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं संक्रमण श्रेणी के लिए क्या, तो NS 1 से 2 और N-1 D1 से 10 तक होता है। ये हम लोग जानते हैं। देखिए ऐसा किस में है वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप देखिए, इसमें बोला NS1, ये तो गलत है। इसमें बोल रहा है NS2 D1 से 10। बताइए, हम लोग दो अपवाद पढ़ते हैं क्रोमियम का जिसमें 4S1 होता है, और कॉपर का भी पढ़ते हैं तो उसमें भी 4S1 होता है, इसलिए इसमें NS2 लिख दिया, गलत है। 0 बोला, ये भी गलत है। इसमें है कि इसमें NS1 से 2 इसलिए बोले जाते हैं कि किसी किसी में आपको S में 1 होते हैं, जैसे कॉपर हो गया और क्रोमियम हो गया, और बाकी सभी में क्या होता है, NS2 होते हैं 3D श्रेणी के लिए अगर हम बात करें। इसलिए आंसर दूसरा का कौन चला गया, ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में संक्रमण धातु अक्सर लौह चुंबकत्व गुण दर्शाता है। कौन संक्रमण धातु लौह चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकत्व जो गुण है प्रदर्शित कौन करेगा? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अधिक होगा। आप लोग बताइए, क्रोमियम है, मैग्नीज है, वेनेडियम है, टाइटेनियम है, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा कि ये आएगा आपको आर्गन। परमाणु संख्या ये टाइटेनियम जो है 22 है, आ जाएगा ये 4s2 3d2 आ जाएगा। उसी तरह आप वेनेडियम का कीजिएगा तो ये आएगा आपको आर्गन 4s2 और 3d3 आ जाएगा। इसी तरह आप चलिएगा टाइटेनियम पर, तो टाइटेनियम आपका जो है, टाइटेनियम हो गया। हम लोग को चलते हैं अब यहां से मैग्नीज पर। मैग्नीज की बात करें तो इसका आएगा आर्गन 4s2 3d5 आएगा। वही आप देखिएगा क्रोमियम, ये आता है आर्गन 4s1 3d5 आता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें, S में 1 इलेक्ट्रॉन और D में आप जानते हो 5 रहेंगे, सब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को N से डिनोट करें तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। यानी क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है।
मैग्नीज में बात करोगे डी में 5 है तो इसमें 5 आएगा, इसमें 2 है तो 2 और इसमें 3 है तो 3 आएगा। इसलिए हम लोग को सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है किसमें, CrO2 में, इसलिए इसका जो आंसर है बी चला जाएगा। आप लोग को थर्ड का बी आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें धात्विक आबंधन अधिक शक्तिशाली होता है। धात्विक आबंधन उसमें अधिक शक्तिशाली होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, अधिक होगा। आप लोग बताइए इन दिए गए में सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें है। तो अभी हम लोग अगर बात करें इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हम लोग को आएगा आर्गन 4s2 3d6 आएगा, स्कैंडियम में 3d1 आएगा, वेनेडियम में 3d3 आएगा, क्रोमियम में जब लिखते हैं तो ये आता है आर्गन 4 आर्गन। उसके बाद हम लोग देखें तो आर्गन आएगा, आर्गन उसके बाद आर्गन आ गए 4s2 4s1 3d5 आ जाएगा। इसमें देखिए s में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और इसमें d में जो है आपको 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, n का वैल्यू इसमें 6 आया। जबकि इसमें बात करेंगे s पूरा का पूरा भरा हुआ है, s पूरा का पूरा भरा हुआ है अगर हम लोग बात करें, और s पूरा का पूरा भरा है तो d में अगर हम लोग बात करें d में 5 आएंगे, 5 में 1 2 3 4 5 छठा इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएगा। तो इसमें n इक्वल टू बचा 4 बचा। और आपको बोला गया धात्विक आबंधन अधिक शक्तिशाली होगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगा उसमें धात्विक बंधन अधिक शक्तिशाली होगा। इसलिए इसका जो आंसर है अगर हम बात करें इसके आंसर की तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रोमियम में ज्यादा है, इसलिए आंसर इसका डी आएगा। दोस्तों आज हम लोग के बीच जो क्वेश्चन है सभी बोर्ड से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन है, और इस तरह कैसे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहे हैं वैसे आप लोग भी ध्यान दीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। आज हम लोग को टोटल 50 क्वेश्चन का सीरीज है, आप लोग देखते जाइए सही से। चलिए नेक्स्ट है, 4D श्रेणी के संगत का आकार 5D श्रेणी के तत्वों के आकार की तुलना में होता है। बोल रहा है हम लोग को 4D श्रेणी जो है और 5D श्रेणी है, इन दोनों के तत्वों का आकार क्या होता है। तो आप लोग की याद कीजिए 4D श्रेणी, 4D श्रेणी जो है हम लोग को शुरू होता है और ये आपका आता है 39 से, और ये 39 से 48 तक कंटिन्यू रहता है। 5D श्रेणी में जो है हम लोग बात करें तो उसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर ये जो आपका है लेंथेनम जो है सल्तावन से लेकर, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ देखिएगा आपको जो है सल्तावन से लेकर उसके बाद डायरेक्ट देखोगे तो यहाँ पर 71 71 से 71 कहते हैं आपका जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा 58 से लेकर 71 तक को गायब किया गया है, और ये आपका जो है F ब्लॉक का तत्व है। और आप जानते हो F ब्लॉक के तत्व का परिरक्षण प्रभाव कमजोर होने की वजह से आपको 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार जो है लगभग क्या होता है, बराबर हो जाता है। जैसे आप सुने होंगे जिरकोनियम का आकार लगभग हॉफनियम के बराबर, क्योंकि ये 4D श्रेणी का है और ये 5D श्रेणी का है, लेकिन इसमें जो है F ब्लॉक तत्व आने की वजह से, हॉफनियम में F ब्लॉक तत्व आने की वजह से इसका आकार संकुचित होता है, क्योंकि हम लोग लेंथेनाइट संकुचन के नाम से जानते हैं। इसमें 4 कक्षा है, इसमें 5 आया, इसका आकार होना चाहिए था बड़ा, लेकिन लेंथेनाइट संकुचन की वजह से 4D और 5D श्रेणी का आकार लगभग क्या हो जाता है, समान हो जाता है। इसी प्रकार आपको NB का आकार लगभग जो है किसके समान हो जाता है, TA के समान हो जाता है। उसी तरह अगर आप बात करोगे मोलिब्डेनम जो 42 है उसका आकार टंगस्टन के समरूप हो जाता है। किसके समरूप हो जाता है,
तो टंगस्टन यानी डब्लू, ठीक ना, डब्लू के समरूप हो जाता है। यानी लेंथेनाइड संकुचन जो है यहाँ पर आ जाता है। ए ब्लॉक तत्व के होने की वजह से लेंथेनाइड संकुचन आता है। 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार क्या होता है, लगभग समान हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है यट्रियम है, उसके बाद जो है लेंथेनम है, सल्ताबन, सल्ताबन के बाद आया कौन, लेंथेनम है। इसके बाद अगर बात करोगे एक्टिनम आते हैं, एसी, और ये आपका एसी जो होता है इसका अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इधर वाले में आपको लेंथेनाइड संकुचन काम करेगा। यहाँ पर आपको आ जाता है कौन, लेंथेनाइड के नीचे आ जाता है कौन, एक्टेनाइड संकुचन। लेकिन इन तीनों पर संकुचन काम नहीं करेगा, इसलिए जब नीचे आओगे तो आकार बढ़ेगा, यानी एसी का आकार बड़ा, उसके बाद एलए सबसे छोटा यट्रियम होगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको लेंथेनाइड संकुचन काम या एक्टेनाइड संकुचन काम नहीं करेगा, क्योंकि लेंथेनम के बाद कौन संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन, एक्टिनम के बाद आएगा एक्टेनाइड संकुचन। इसलिए इसमें तो हम लोग जो देखते हैं कक्षाओं की संख्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, लेकिन लेंथेनाइड संकुचन के कारण आपका क्या हो जाता है कि 4D और 5D श्रेणी का आकार लगभग समान हो जाते हैं। उसी प्रकार एक्टेनाइड संकुचन के कारण 4D और 6D श्रेणी का आकार लगभग क्या होता है, समान हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, लगभग समान। बी नंबर आंसर आएगा, 5 का बी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसका आंसर क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। है प्रथम संक्रमण श्रेणी में Mn का गलनांक कम होता है क्योंकि, चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। बोल रहा D10 विन्यास के कारण, अरे ज्यादा पढ़ना क्या, D10 ये तो गलत है, हम लोग मैग्नीज का तो D10 नहीं होता। बोल रहा है D7 विन्यास, गलत है। और बोल रहा है D5 विन्यास, चलो ये तो D5 सही बात बोला, लेकिन विन्यास के कारण धात्विक बंधन दुर्बल होते हैं। आप लोग बताओ, D में 5 है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। मेरे दोस्तों ध्यान देना, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हम ये आपको बताए थे कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है तो धात्विक बंधन मजबूत होता है। धात्विक बंधन क्या होता है, मजबूत होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या कि जो विन्यास के कारण धात्विक बंध दुर्बल होते हैं, क्या इसको आप लगा दोगे, गलत हो जाएगा। वैसे भी सोचिए ना, इस धात्विक बंधन दुर्बल नहीं होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो धात्विक बंधन दुर्बल नहीं बल्कि क्या होता, प्रबल होता, दुर्बल नहीं बल्कि प्रबल होता। ये बात आप लोग समझ रहे हो। अगर धात्विक बंधन प्रबल होता, धात्विक बंधन प्रबल होगा तो गलनांक क्या होगा, उच्च होगा। क्लियर देखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा धात्विक बंधन उतना मजबूत होगा। तो यहां तक तो दुर्बल लिख के गड़बड़ कर दिया। चलो प्रबल अगर होता, प्रबल होता है, लेकिन अगर धात्विक बंधन प्रबल होगा तो बताओ गलनांक क्या होना चाहिए, बॉन्ड मजबूत होगा तो उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा अधिक देना पड़ेगा, तो उसका गलनांक उच्च होना चाहिए। लेकिन हमको क्या बोला, मैग्नीज का गलनांक कम होता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मैग्नीज का गलनांक कम होता है तो इसका मीनिंग ये मत बोल दीजिएगा कि धात्विक बंधन दुर्बल होता होगा, क्योंकि मैग्नीज है या कोई भी परमाणु होते हैं उसका एक क्रिस्टल व्यवस्था होता है। जैसे आप लोग पढ़े थे एचसीसी, बीसीसी, ईसीसी पढ़े हो सॉलिड स्टेट में, मैग्नीज के अपने संरचना के कारण इसका गलनांक कम होता है। ये मत कहिएगा कि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण दुर्बल बंधन होगा और इसका गलनांक कम होगा, मत बोलिएगा, गलत हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना धात्विक बंधन क्या होगा, प्रबल होगा, ठीक ना। ये मत कहिएगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बंधन दुर्बल हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, इसका गलनांक जो है कम हो जाएगा, ऐसा मत बोलिएगा। इसके संरचना के कारण ऐसा होता है। और आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैग्नीज का जो गलनांक है 3D सीरीज में कम होता है। तो चलिए
तो आंसर हम लोग को कौन आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। इसमें कोई भी आंसर हमारे सही नहीं है। एक ऐसा ये लगा कुछ कर जाएगा, लेकिन सी नंबर लगा था कुछ कर जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ संक्रमण तत्व की धात्विक त्रिज्याएं नीचे दी गई है, इन तत्वों से किसका घनत्व उच्चतम होगा, किसका घनत्व उच्चतम होगा। घनत्व वाले जो टर्म है ना मेरे भाइयों ध्यान देना, घनत्व वाले जो टर्म है ना जनरली हम लोग को याद रखना पड़ता है, लेकिन आप लोग बताइए घनत्व और त्रिज्या में क्या रिलेशन होना चाहिए, घनत्व और त्रिज्या में। तो बताइए डेंसिटी इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, मास बाय वॉल्यूम पढ़ते हैं, मास बाय वॉल्यूम। और आप जानते हो परमाणु जो गोलाकार होते हैं, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, 4/3 त्रिज्या कहते हैं। वॉल्यूम का क्या पढ़ते हैं, 4/3 अब पाई आर क्यू पढ़ते हैं। अगर त्रिज्या बढ़ेगा आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा। तो ध्यान देना, इसमें हम लोग देख रहे हैं एक टर्म, त्रिज्या बढ़ेगा आयतन बढ़ जाएगा, घनत्व क्या होगा, घट जाएगा। तो हम लोग 3D श्रेणी में देखते हैं परमाणु त्रिज्या घटेगा, परमाणु त्रिज्या घटेगा तो आयतन घटेगा, और आयतन घटेगा तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आप लोग बताइए, हम ऐसा बोल रहे हैं, उल्टा बोलो कि हम त्रिज्या घटाएंगे तो आयतन क्या होगा, आयतन भी घटेगा। तो ध्यान देना यहाँ पर जो हम लोग को है भी है, यहाँ पर भी लिखे थे। अगर आपका जो है त्रिज्या घटेगा आयतन भी घटेगा, आयतन घटेगा तो क्या बोलिएगा, डेंसिटी बढ़ेगा। और आप लोग को 3D सीरीज याद है, हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है, और परमाणु त्रिज्या घटता है जिसकी वजह से घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन आपको याद हो तो हम ये भी बताए थे कि आपको अगर इस सभी में से अगर याद हो तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहां तक तो हम बोले थे परमाणु त्रिज्या घटेगा। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इसमें हम बोले थे क्या, इसमें आपको बोला गया लगभग स्थिर रहता है, जैसे कि आपको गिवन मान भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, गिवन वैल्यू है इस हिसाब से। अब देखिएगा यहाँ से कॉपर और जिंक का क्या होता है, बढ़ता है, कॉपर और जिंक का बढ़ता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, परमाणु त्रिज्या इधर जाने पर घटा तो घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। त्रिज्या घटा आयतन घटा, आयतन घटा तो घनत्व बढ़ा। और घनत्व बढ़ने के और भी कारण होते हैं, घनत्व में देखते हो द्रव्यमान भी है, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगा द्रव्यमान बढ़ेगा, आयतन घटेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, आयतन घटेगा, डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, आपका जो निकेल और कॉपर है, निकेल और कॉपर जो है, इसके आयतन और द्रव्यमान का जो समतुल्य प्रभाव है, एनसीईआरटी आपका लिखता है कि इसका घनत्व जो है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। आपको एनसीईआरटी दोनों को समान मान के चलता है, क्या बोले, एनसीईआरटी दोनों को समान मान के चलता है, लेकिन हमारे तो ऑप्शन है ऐसा तो है ही नहीं, अलग अलग ऑप्शन दिया। तो जब आप लोग ध्यान दीजिएगा निकेल और कॉपर में डिसाइड करना चला है, निकेल और कॉपर में डिसाइड करना चला है, तो उस समय हम लोग कॉपर को ज्यादा मानते हैं। एनसीईआरटी आपका बोलता है दोनों समान है, लेकिन जब इस दोनों में क्लियर करने चला है तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, कॉपर का ज्यादा होता है, डी नंबर आंसर आएगा। चलिए 10 आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है 5D तत्वों की
प्रथम आयनन ऊर्जा के मान 3D तथा 4D तत्व की अपेक्षा होता है, इसका कारण है। यानी आप लोग जो बोल रहा है 5D श्रेणी का जो प्रथम आयनन ऊर्जा है वो 3D और 4D से ज्यादा अगर होता है, इसका रीजन क्या है? तो आप लोग को हम बताए थे जब 4D से 5D पर जाते हैं तो हम लोग को लेंथेनाइड संकुचन आना शुरू हो जाता है, और लेंथेनाइड संकुचन होने की वजह से आयनीकरण ऊर्जा क्या होता है? बढ़ जाता है 5D श्रेणी का। और जानते हो लेंथेनाइड संकुचन किसके कारण आता है? 4f इलेक्ट्रॉन के कारण आता है, जिसका परीक्षण क्या होता है? दुर्बल होता है, कमजोर होता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या भी लगभग बराबर हो जाते हैं 4D और 5D श्रेणी का, और आयनीकरण ऊर्जा जो है 5D श्रेणी का अधिक हो जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी चला जाएगा, 8 का बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या आएगा। सो है डी ब्लॉक तत्व के लिए प्रथम आयनन विभव का कर्म है। प्रथम आयनन विभव का कर्म आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आप लोग क्या बताइएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आंसर बताएंगे इसका। तो ध्यान देना, आप लोग लिख लेना। आपका जो है आयनीकरण ऊर्जा जो है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आयनीकरण ऊर्जा जो है आपको डी ब्लॉक में पूछ ले आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का ऑर्डर क्या आएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा फर्स्ट जो है उसके आंसर की बात करें तो जिंक आएगा सबसे ज़्यादा, उसके बाद Fe आएगा, उसके बाद जो है CO आएगा, उसके बाद आपका कॉपर आ जाएगा, उसके बाद निकेल आएगा, उसके बाद मैग्नीज आएगा, उसके बाद टाइटेनियम आएगा, उसके बाद क्रोमियम आएगा, वेनेडियम आएगा और स्कैंडियम आएगा, अगर आयनीकरण ऊर्जा फर्स्ट पूछा जाए तब। लेकिन आपसे आयनीकरण ऊर्जा सेकेंड पूछ लिया इस ग्रुप में, तो ध्यान दीजिएगा कॉपर आता है, निकेल आता है, जिंक आता है, कोबाल्ट आता है, Fe आता है, मैग्नीज आता है, क्रोमियम आता है और वेनेडियम आ जाता है। इसके बाद आपको है टाइटेनियम और स्कैंडियम आता है। इसी तरह आयनीकरण ऊर्जा आपको थर्ड पूछ लिया जाए तो इसका जो ऑर्डर है 3 परमाणु में बताना होता है। मैग्नीज आएगा, आयरन आएगा और क्रोमियम आएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि डी ब्लॉक तत्व में आयनीकरण ऊर्जा फर्स्ट आयनीकरण पूछ ले, सेकेंड पूछ ले और थर्ड पूछ ले, तो प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का ऑर्डर आपके सामने ये है, और यह आयनीकरण ऊर्जा का जो ऑर्डर है आप लोग को याद रखना पड़ता है। इसके लिए कोई तरीका नहीं है, आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा। द्वितीय आयनीकरण ऊर्जा मीन्स होगा जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, प्रथम मीन्स होता है जब प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तृतीय मीन्स होगा जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। डी वाले 3D सीरीज के लिए आपको पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय भी याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रथम, उसके बाद होता है तृतीय वाले ऑर्डर, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग एक टर्म और याद रख सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट वाले हम लोग को क्वेश्चन आया था, अगर उसमें आप लोग याद रखिएगा तो वो भी याद रख सकते हो। अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का याद रखें जो आपको 6 नंबर क्वेश्चन में आया था, वो आप लोग को इसमें अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट का याद किया जाए किसका ज़्यादा किसका कम, तो सबसे वेनेडियम होंगे, क्रोमियम आएगा, टाइटेनियम आएगा, स्कैंडियम आएगा, आयरन आएगा, उसके बाद आपका है कोबाल्ट, उसके बाद आएगा निकेल, उसके बाद आएगा आपको मैग्नीज, उसके बाद आएगा कॉपर, उसके बाद आएगा आपको जिंक आएंगे। तो ये आपका जो ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का हो गया। इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी हम लोग जहाँ थे वहाँ पे आ जाते हैं, जो क्वेश्चन बना रहे थे उस पे आना जरूरी है हम लोग को। ये वाले क्वेश्चन देखिए, अब बनाइए क्या है, कौन ऑर्डर आएगा हम लोग को, मिलाइए इसका आंसर 9 का क्या आ जाएगा। सो देखिए ऑर्डर में दिया है जिंक, चलिए जिंक हम लोग को तो सबसे ज्यादा है। उसके बाद दिया है आयरन, चलो ये तो सही बात है।
उसके बाद दिया कॉपर, ये भी सही बात आ गया। उसके बाद दिया है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्रोमियम है, तो हम लोग का आंसर जो है ए नंबर चला गया। 9 का आंसर कौन चला गया? ए चला गया। आप लोग देखिए अब संक्रमण धातु जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है वो है, तो देखिए ना आपको इसमें कौन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता है। आप लोग टेबल जाके देखिएगा तो टाइटेनियम के बारे में बताया गया है। आपका जो है इसमें जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्कैंडियम जो है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये पढ़ते हैं। और इसके बारे में पढ़ते हैं केवल +2। स्कैंडियम के बारे में पढ़ते हैं केवल +3। और ये आपका जाता है +2, +3, +4 तक। और ये आपका +2, +3, +4 और +5 तक जाता है। इस तरह से आपको चले जाते हैं, एक एक करके बढ़ते चला जाता है। और मैंगनीज का जो है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था हो जाता है। और मैंगनीज के जैसे ही अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होता है +7, फिर से आप घटाते चल जाइए, फिर से घटाते चल जाइएगा, तो इस तरह से आप लोग देखिएगा कि आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर से +4, +5 आ गया, फिर +2, +3, +4 तक है। कॉपर +2, +3 तक रहेगा। और एक याद रखना है +1। तो देखिए हम लोग का जो है ऑक्सीकरण अवस्था का प्रास पूछ ले 3D श्रेणी में, तो आपको हमने प्रास भी लिख के दिखा दिए किसका क्या होगा। तो बोल रहा है क्या हमारे क्वेश्चन में, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करता है। देखिए ना मेरे पास 2 एलिमेंट है जो परिवर्तनशील नहीं दिखाता है, एक स्कैंडियम है जो केवल +3 और एक जिंक है जो केवल +2 दिखाता है। तो इसलिए दिए गए ऑप्शन में देखिए कौन है, स्कैंडियम है या आपके पास जिंक है। कोई भी ऑप्शन होगा तो मेरा आंसर होगा। लेकिन मेरे भाइयों देखो डी में जिंक दे रखा है, +2 केवल दिखाएगा, परिवर्तनशील नहीं दिखाएगा। केवल +3 याद रखिएगा स्कैंडियम। और दिए गए चार्ट में देखिए केवल +1 आपसे पूछ ले कभी क्वेश्चन में, केवल +1 पूछ ले तो कॉपर आ जाएगा। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था पूछ ले मैंगनीज आ जाएगा। पूछेगा क्रोमियम के समान ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कौन करता है, तो क्रोमियम देखिए +2 से +6, तो इधर आयरन भी है कि ना +2 से +6। इसी तरह पूछ लेगा वेनेडियम का प्रास इनमें से कौन एलिमेंट दिखाता है, तो वेनेडियम के जैसा कौन दिखाता है, कोबाल्ट के ऑक्सीकरण अवस्था का प्रास होता है। इस तरह के कई सारे ऑप्शन बन सकते हैं। दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा 3D तत्व ऑक्सीकरण अवस्था की अधिकतम संख्या प्रदर्शित करता है। बताइए 3D श्रेणी में बोल रहा है कौन अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो अधिकतम वाले देखिए ना, अधिकतम वाला कौन था, मैंगनीज। क्या इसके आंसर के लिए सोचना पड़ेगा। बताइए इसका आंसर क्या आ गया, 11 का सी आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक संक्रमण तत्व है, एक संक्रमण धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में रहती है, यह व्यवहार करती है। बताइए जो अधिकतम मैंगनीज का ही अगर हम बात करें, अगर ये +7 में है तो अब ये केवल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ये आपको मैंगनीज +2 की ओर जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैंगनीज +7 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दिखा दे, ये संभव नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके +2 की ओर तो आ सकता है, लेकिन +7 से नहीं बढ़ सकता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा खुद अवकृत होगा, लेकिन दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। और जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे उसको हम लोग ऑक्सीकारक बोलते हैं। जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे उसको हम लोग ऑक्सीकारक बोलते हैं। 12 का आंसर जो है सी आ गया। आयन के निम्न युग्म के बीच जलीय विलयन में न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था दूसरे की अपेक्षा किसमें अधिक स्थायी है। दोस्तों इसको आप लोग TL बना लीजिएगा। ये जो आपको दिए गए ऑप्शन है ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है TI नहीं बल्कि TL बना लीजिएगा, TL। चलिए बोल रहा है अधिक अस्थाई +1 वाले किसमें ज्यादा अस्थाई वाले आएंगे, वो ध्यान दीजिएगा।
तो देखिए कम ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बोल रहा है किसमें ज्यादा स्टेबल होगा। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग को जो ये है बोरॉन परिवार का है, बोरॉन आएगा, एल्युमिनियम आएगा, गैलियम आएगा, इंडियम आएगा और थेलियम आएगा Tl। और जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसके न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। इस ग्रुप बोरॉन फैमिली जो है अधिकतम +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, जबकि न्यूनतम +1 दिखाता है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व ऊपर की ओर बढ़ेगा, मतलब +3 ऊपर की ओर स्थायित्व बढ़ाएगा, जबकि +1 नीचे की ओर स्थायित्व को क्या करेगा, बढ़ाएगा। +3 ऊपर की ओर स्थायित्व बढ़ेगा, +1 नीचे की ओर स्थायित्व बढ़ेगा। अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए +1 वाले ज्यादा स्टेबल ए नंबर में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डी ब्लॉक तत्व में सर्वाधिक घनत्व किस तत्व का होता है? आप लोग याद रखिएगा, डी ब्लॉक तत्व में एक ऑस्मियम है जिसका संकेत OS होता है। पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक घनत्व होता है, इसलिए आंसर इसका सी चला जाएगा। पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक घनत्व ऑस्मियम का होता है, जो एक डी ब्लॉक का तत्व है। आप लोग के नोट में लिखाए हुए हैं। निम्न में से कौन सा प्रबलतम अपचायक पदार्थ है? अपचायक किसको बोलेंगे, आप ही लोग बताइए। अपचायक किसको बोलेंगे? जो बताओ दूसरे के ऑक्सीकरण संख्या को क्या करे, घटा दे। दूसरे के ऑक्सीकरण को घटा दे। बताओ दूसरे को ऑक्सीकरण संख्या कैसे घटाएगा? जब अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और दूसरे के इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीकरण संख्या घट जाएगा। और क्रोमियम का जानते हो सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cr+3 होता है। सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 होता है। अरे क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, यानी खुद ऑक्सीकृत होगा, तो दूसरे क्या करेगा, अवकृत कर देगा। मतलब अपचायक मेरा ए आ जाएगा। दिमाग में आएगा सर Fe तो ज्यादा स्टेबल Fe+3 में होता है। हाँ हम बोलेंगे Fe जो है +2 और +3 में ज्यादा स्टेबल होता है। अगर ये +3 में जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को ऑक्सीकारक कहते हैं। हमारे क्वेश्चन बोला गया प्रबल अपचायक, इसीलिए मेरा कौन आया, ए। वही बोलता ऑक्सीकारक, तब मेरा जाता आंसर कौन, डी चला जाता। मेरे साथियों ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है? बताइए उत्प्रेरक का गुण कौन सा तत्व दिखाता है? आप लोग जानते हैं डी ब्लॉक का तत्व जो है उत्प्रेरक गुण को प्रदर्शित करता है। डी ब्लॉक तत्व को हम लोग संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं, और इसमें पहचानिए डी ब्लॉक का तत्व कौन है। तो आपका ये है कौन, आयरन डी ब्लॉक के तत्व है। कैल्शियम जानते हो एस ब्लॉक का है। पीबी आपका किसका है, पी ब्लॉक का है। तो ध्यान दीजिएगा, और यहां से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है, जबकि बी नंबर क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है। तो चलिएगा इसका आंसर आ गया आपको 17 नंबर। देखिए है संक्रमण श्रेणी की धातुओं का विशिष्ट गुण है। संक्रमण श्रेणी की धातुओं का विशिष्ट गुण है क्या, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, सही है। उसके बाद ये सभी धातु उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, सही बात है। ये रंगीन होते हैं, सब सही है, मतलब आंसर डी चला जाएगा। 17 का आंसर डी चला जाएगा। उसके बाद चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से रंगीन आयन है। रंगीन आयन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा वो रंगीन, जिसमें नहीं आएगा वो रंगहीन या उजला बोला जाएगा। तो देखिए रंगहीन बोल रहा है, रंगहीन मतलब रंगहीन जिसमें रंग ना हो। तो देखेंगे हम लोग जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो रंगहीन होगा। दोस्तों आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा। हम कॉपर का बता रहे हैं, आपका जो है कॉपर का ये जो है Cu, इसका लिखते हैं हम लोग आर्गन 4s1 3d10 लिखते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। डी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भर गया, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा
वो आपका रंगहीन होगा, इसलिए इसका आंसर जो है 18 का आंसर ए चला जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण रंगीन लवण बनाते हैं। पूछ रहा है किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण वो रंगीन लवण का निर्माण करता है। तो आप लोग देखिए अभी जस्ट आया था क्वेश्चन आपका क्या कि कॉपर +1 में रंगहीन होता है। इसका मतलब क्या, कॉपर +2 अगर लोगे, कॉपर +2 लोगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकला ही था, एक और यहां से निकल जाएगा और ये 10 के बदला हो जाएगा 9 हो जाएगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब रंगीन हो जाएगा। कॉपर +2 रंगीन होगा जबकि कॉपर +1 रंगहीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इसमें अगर बात कीजिएगा +1 में ये सभी आपका रंगहीन होंगे। इसी तरह जिंक और कैडमियम की बात करोगे ये भी रंगहीन होंगे, ये सब रंगहीन होगा, यानी जिसमें रंग नहीं होगा ये सब रंगहीन है। यहां पर आइए, इसमें अगर कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे +1 आएगा जबकि इसमें +2 आएगा। +1 वाले रंगहीन होंगे, +2 वाले रंगीन होंगे, इसलिए इसका आंसर है बी चला जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय आयन नहीं है। अनुचुंबकीय आयन, अनुचुंबकीय आयन बोल रहा है नहीं है, इसका मतलब क्या, अनुचुंबकीय आयन नहीं है तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, और प्रतिचुंबकीय होने के लिए प्रतिचुंबकीय कौन होता है, जो पूर्ण रूप से भरा होता है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, देखिए प्रतिचुंबकीय, देखिए ना आपको बोला गया रंगहीन, जो रंगहीन होगा, जो रंगहीन होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा। जिंक देखिए ना रंगहीन क्यों है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है इसलिए रंगहीन है। और प्रतिचुंबकीय भी क्यों होता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो हम लोग के क्वेश्चन में क्या पूछा कि अनुचुंबकीय आयन नहीं है, मतलब कौन प्रतिचुंबकीय है, यही ना, कौन प्रतिचुंबकीय आ जाएगा आप लोग बताइए। तो कौन आ जाएगा, मेरा बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनुचुंबकीय आयन है, फिर से आ गया अनुचुंबकीय पूछ रहा है ना, हमसे अनुचुंबकीय पूछ रहा है। पीछे वाले क्वेश्चन देखिए, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय मीन्स क्या, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, आपको बी नंबर आंसर आ जाएगा, 21 का आपको बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर है, आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आप लोग जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो आपका आंसर जो है 22 का जो आंसर है आप लोग को ए आ जाएगा, क्योंकि इसका जब लिखोगे, इसका जब हम लोग लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा, आर्गन 4s2 3d6 आता, लेकिन +3 चार्ज है। बाह्यतम कक्षा से निकालिएगा 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, ये 6 से हो जाएगा 5 हो जाएगा, और डी में अधिकतम 5 ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो सकते हैं, इसलिए अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले मेरा कौन आ जाएगा आंसर, तो ए नंबर चला आएगा 22 का ए। और ये इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। है निम्न में से अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय बताना है, और आप लोग देखिए इसका आंसर क्या जाएगा, अनुचुंबकीय बी। ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुके हैं, और युग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें होगा इसलिए अनुचुंबकीय होगा, 23 का बी आ जाएगा। प्रतिचुंबकीय आयन बताना है, प्रतिचुंबकीय, फिर से आपका डी आ गया। प्रतिचुंबकीय मीन्स क्या, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और प्रतिचुंबकीय आपको आ गया कौन, डी आ गया, 24 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। बोल रहा है तत्वों की चुंबकीय प्रकृति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति पर निर्भर करती है, उच्चतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा। दोस्तों ध्यान देना, चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला है
चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और उसका आता है n इंटू एन प्लस 2 आता है। और देखिए n जो होता है ये आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। आप लोग डी में इलेक्ट्रॉन दे रखा है, पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन रखिएगा क्योंकि डी में 5 गो कक्षक होता है, 5 कक्षक होते हैं और इसको जब रखिएगा तो पांचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा और डी में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन D5 में ही संभव है, D5 में। इसलिए सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण जो है किसका आ जाएगा, बी नंबर का आ जाएगा, 25 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, चुंबकीय आघूर्ण चक्रण कोणीय आघूर्ण तथा अक्षीय कोणीय आघूर्ण से संबंधित होता है। Cr+3 आयन का चक्रण केवल चुंबकीय आघूर्ण है। Cr+3 का पूछ रहा है, चुंबकीय आघूर्ण का मान है ना 2 वजह से आता है। चुंबकीय आघूर्ण चक्र कोणीय आघूर्ण तथा कोणीय आघूर्ण से संबंधित होता है। Cr+3 आयन का चक्र केवल चुंबकीय है, चक्र केवल बताना है, कोणीय वाला नहीं बताना है, ये वाला नहीं बताना है, केवल कौन बताना है, चक्र वाले। चलिए हम इसको अच्छे से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आप लोग देखिएगा। Cr+3 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। Cr+3 का क्या लिखिएगा, तो Cr है तो इसका लिखिएगा Ar, उसके बाद आएगा 4s2 और 3d, यानी Cr है ना, सॉरी इसमें एब्सेक्शन वाले हैं, 4s1 3d5 होता है। ये कब, जब ये उदासीन होगा। लेकिन मेरे दोस्त बताओ +3 है, +3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन तो s का निकालो बाह्यतम कक्षा से, बचा 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये 5 बन जाएगा 3, 5 बन जाएगा क्या 3। तो डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 3 आया, हम लोग को 3 आया। n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आया 3। जब चुंबकीय आघूर्ण निकालोगे, म्यू निकालोगे तो रूट करना पड़ेगा n इंटू एन प्लस 2 करके, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 3 और 3 + 2 करोगे रूट में तो ये 5 रूट आ जाएगा आप लोग को, क्या ना रूट में आएगा 15। जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो है आप लोग को 3 दशमलव ये वाले आएंगे, बी नंबर आंसर आएगा आप लोग को, 26 का बी आएगा। लेकिन सर हम इतना लंबा करेंगे तब पता चलेगा, नहीं बहुत शॉर्ट ट्रिक है। देखो ना, जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा, जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा उतना दशमलव कुछ होगा चुंबकीय आघूर्ण। याद करो क्या बोल रहे हैं, जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा उतना दशमलव कुछ होगा चुंबकीय आघूर्ण। तो देखिए सर हमको तो 3 ऑप्शन में था, 3.47, 3.87, 3.57। अरे ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना दशमलव कुछ तो चुंबकीय आघूर्ण आएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना पॉइंट के बाद आपको 60 से ज्यादा आएगा हमेशा। इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा उतना दशमलव कुछ आएगा चुंबकीय आघूर्ण। और ध्यान रखना है कि वो पॉइंट के बाद 60 से अधिक ही आएगा। लेकिन यहां देखो 57 दे रखा है, यहां पर 47 दे रखा है, इसलिए हम लोग ये दोनों ऑप्शन को छाड़ देते, सीधा कहां चल जाते, बी पर। तो सर ये तो समझ में आया कि चक्रण कोणीय आघूर्ण, लेकिन बताइए ये कक्षीय कोणीय आघूर्ण पूछ देगा दोनों के द्वारा कितना होगा। जब पूछ देगा दोनों के द्वारा कितना होगा तो ध्यान देना, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या जैसे 3 था तो हम लोग को 3.87 आया। जब आप ऐड करोगे तो बताओ इससे बढ़ेगा कि घटेगा, तो बढ़ेगा। तो ध्यान देना, तो जब इसका दोनों ऐड करोगे ना तो वो 4.11 आएगा। तो ध्यान देना है
जब दोनों ऐड किया हुआ रहेगा तो आप लोग को क्या करना है, जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उससे एक बढ़ा के दशमलव के बाद 20 के अंदर लेना है, दशमलव के बाद 20 के अंदर लेना है। जैसे देख रहे हो दोनों ऐड किया जाता तो हम लोग को क्या बोले, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 था तो एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दिए तो 4, और दशमलव के बाद क्या करना है 20 के अंदर जिसमें डाटा दिया रहेगा उस ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। ठीक, लेकिन आप लोग उम्मीद कीजिए इतना जटिल क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व कॉपर के साथ मिश्रित होकर पीतल बनाता है? तो ध्यान दीजिएगा, पीतल में जिंक और कॉपर का मिश्रण होता है। ये याद करने वाले क्वेश्चन है, याद कीजिए। मर्क्यूरस आयन का सूत्र होता है, एक होता है मर्क्यूरस और एक होता है मर्क्यूरिक। जब Hg का है 2+, यहाँ पे रहेंगे तो इसको मर्क्यूरस, क्योंकि एक Hg पर +1 चार्ज होगा मर्क्यूरस, +2 चार्ज होगा मर्क्यूरिक। तो आपके मन में आएगा इसको बोल देते हैं मर्क्यूरस, +1 है। तो ध्यान दीजिएगा मरकरी जो है Hg के रूप में अस्थाई नहीं होता है, Hg+ के रूप में अस्थाई नहीं होता है। मरकरी जो है Hg2 अब +2 के रूप में अस्थाई होते हैं। यानी मर्क्यूरस वाले अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें भी Hg का ऑक्सीकरण संख्या +1 इसमें भी है, 2 पर 2 है तो 1 पर कितना +1 चार्ज, लेकिन इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है, यह स्टेबल होता है Hg2+ के रूप में, Hg2+ के रूप में। आंसर सी चला जाएगा। चलिए 29 है, पोटेशियम परमैंगनेट उदासीन, क्षारीय तथा अम्लीय माध्यम में एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है। अंतिम उत्पाद के रूप में इसमें इन 3 दशाओं में प्राप्त होते हैं। तो ध्यान देना, पहले बोला है उदासीन, उदासीन में मैंगनीज जो है पोटेशियम परमैंगनेट बोला गया है ना, तो उदासीन में जो है पोटेशियम परमैंगनेट जाता है +4 में। उसके बाद है क्षारीय, क्षारीय में ये चला जाता है +6 में, और अम्लीय में चला जाता है +2 में। ऑप्शन मैच करा लो, किसमें मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या +4, +6 और +2 आते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो ये होगा नहीं, दोनों का 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ रहा है, पहले वाले में गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको 4 आ रहा है और यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ इसको सुधार लीजिएगा, +2 है, ये +2 है, इसलिए आंसर आपका 29 का जो है वो सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय माध्यम में एक रेडॉक्स प्रक्रिया में 1 मोल MnO4, बताइए MnO4 का ऑक्सीकरण माइनस का ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे +7। अभी तुरंत बताएं, अम्लीय माध्यम में मैंगनीज चला जाएगा किसमें, +2 में चला जाएगा। इसको 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, कितने मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, तो सी आ जाएगा 30 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित यौगिक में से किसमें क्रोमियम की आयनिक त्रिज्या सबसे छोटी होगी? तो धन आवेश की मात्रा बढ़ने से परमाणु त्रिज्या घटता है, और यहाँ पर आएगा क्रोमियम +6 आएगा, यहाँ पे क्रोमियम +4 आएगा, यहाँ पे +2 और यहाँ पे आएगा +3। इसीलिए Cr+6 की त्रिज्या सबसे कम, उसके बाद Cr+4 हो जाएगा, Cr+3 हो जाएगा, Cr+2 हो जाएगा। ये आपका रेडियस का ऑर्डर है। धन आवेश की मात्रा बढ़ने से परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है, इसलिए इसका आंसर जो है +6 वाले यानी ए नंबर चला जाएगा। 31 का जो आंसर है वो आपका ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, दुर्लभ मृदा धातु। तो आप लोग को पता है दुर्लभ मृदा धातु हम लोग F ब्लॉक को कहते हैं, याद कीजिएगा F ब्लॉक को हम लोग दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं। 4F श्रेणी के तत्व को कहते हैं, 4F श्रेणी के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉन लिखे हुए हैं, लेंथेनाइड। 33 का आंसर क्या आ जाएगा आप लोग को, ए आ जाएगा।
निम्न में से डी ब्लॉक का तत्व है, यहां पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, डी ब्लॉक का ये भी है, वाई भी है, जेड आर भी है, इसको आप लोग बना लीजिए एफ ब्लॉक, तब आपका ऑप्शन सही आ जाएंगे। अगर हम इसको एफ ब्लॉक बना लेते हैं, निम्नलिखित में से एफ ब्लॉक का तत्व है, तो कौन आएगा, एन डी आपका जो है एफ ब्लॉक का तत्व है, जिसका परमाणु संख्या जो है वो 60 होता है। एन डी का जो है परमाणु संख्या आप लोग याद रखिएगा, एफ ब्लॉक का तत्व है एन डी, जिसका परमाणु संख्या जो है 60 होता है। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित लेंथेनाइड में रेडियो एक्टिव तत्व है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका लेंथेनाइड जो होते हैं, लेंथेनाइड में टोटल 14 तत्व होते हैं, जो 4F श्रेणी के तत्व कहलाते हैं, या 4F श्रेणी के तत्व बोलेंगे हम लोग। 4F श्रेणी के तत्व लेंथेनाइड है, उसमें एक ही परमाणु है जो रेडियो एक्टिव होते हैं, और रेडियो एक्टिव होते हैं वो आपका जो है एक है, याद रखना, प्रोमीथियम। 4F श्रेणी यानी लेंथेनाइड श्रेणी में प्रोमीथियम जो है वो केवल आपका रेडियो एक्टिव परमाणु है। सर बता दीजिए ना लेंथेनाइड में कौन है, लेंथेनाइड में तो बता तो दिए। पूछेगा एक्टेनाइड में कौन है, तो बोलेंगे एक्टेनाइड में सब है। परमाणु संख्या जेड जिसका 83 से ज्यादा है, सब का सब रेडियो एक्टिव है। इससे कम वाले में कुछ अपवाद स्वरूप जो आपको 4F श्रेणी में दिख गया पीएम, उसी तरह आपको डी वाले में पूछ ले, डी वाले में आपका मोलिब्डेनम जो होता है 42 नंबर, ये भी आपका रेडियो एक्टिव तत्व है। तो आप लोग को कुछ इधर भी रेडियो एक्टिव तत्व है, लेकिन 83 से ऊपर सब रेडियो एक्टिव है। और लेंथेनाइड तो हम लोग याद कर लिए। एक्टेनाइड जानते हो कहां से, तो 89 से 103 तक है, जिसका परमाणु संख्या जो है क्या होता है, ज्यादा होता है 83 से, उसमें सब रेडियो एक्टिव है। चलिए, निम्नलिखित में से लेंथेनाइड को प्राप्त किया जा सकता है, तो लेंथेनाइड का जो स्रोत है मोनाजाइट भी होता है, सेराइट भी होता है, आर्थाइट भी होता है, इसलिए इसका ऑल ऑफ दीज चला जाएगा। आंसर 36 का जो है डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है मेंडलीफ के समय कितने लेंथेनाइड तत्व को आवर्त सारणी में स्थान दिया गया था, तो याद करने वाले क्वेश्चन है 4 को स्थान दिया गया था। चलिए, लेंथेनाइड का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेंथेनाइड का बताइए कौन आएगा, लेंथेनाइड का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आप लोग बताइए। 38 का आंसर कौन आएगा, बी। लेंथेनाइड मतलब 4F श्रेणी यानी 1 से 14, डी में जानते हो या तो 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि इस दोनों की ऊर्जा लगभग समान होने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते रहता है, इसलिए डी कभी अपना इलेक्ट्रॉन एफ में भी भेज देता है तो 0 हो जाएगा, नहीं तो 1 रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। है निम्न में से लेंथेनाइड तत्व है, आप लोग बताइए ना लेंथेनाइड कौन है। तो लेंथेनाइड का परमाणु संख्या, लेंथेनाइड आपका 58 से लेके 71 तक होता है, और सीरियम का परमाणु संख्या देखिए ना कितना है, सीरियम का परमाणु संख्या कितना है, 58 है, इसीलिए लेंथेनाइड सीरीज का आ जाएगा बी नंबर आ जाएगा। लेंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणुविक त्रिज्या में कमी आती है, किंतु अपवाद है। 40 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर बताना है। बोला है लेंथेनाइड श्रेणी जो होते हैं उसमें आपका जो है जनरली होता क्या है, परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या जैसे बढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या घटते हैं, लेकिन 2 अपवाद आपको लिखाया गया, और वो दोनों अपवाद ये हैं, इन दोनों के परमाणु त्रिज्या क्या होता है, अधिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, लेंथेनाइड निम्न ऋणात्मक ऋण आयन, ऋणात्मक नहीं है, लेंथेनाइड निम्न ऋण आयन के साथ संकुलन बनाते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। कारण लेंथेनाइड संकुचन के कारण इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा,
लेंथेनाइड अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करना नहीं चाहेगा, लेकिन फ्लोरीन भी कम नहीं है। कहेगा अरे मेरा विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है, हमें छीनने की क्षमता बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन तुमको देना ही पड़ेगा। मतलब लेंथेनाइड में लेंथेनाइड संकुचन होने से लेंथेनाइड संकुचन होने से इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाहेगा, लेकिन फ्लोरीन भी तो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। तुम इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं दोगे, हम इलेक्ट्रॉन लेके रहेंगे। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता किसमें है? फ्लोरीन में है। इसीलिए आपको यह क्या करेगा, ऋण आयन के साथ संकुलन बनाएगा, कौन? फ्लोरीन। 41 का आंसर आ गया। 42 देखिए, 42 क्या हम लोग को बोला गया है कि लेंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? देखिए ना, सी नंबर आंसर आ जाएगा। जिरकोनियम एवं हॉफनियम की त्रिज्या लगभग क्या होती है? समान होती है। शुरू में याद कीजिए, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन में ही हम लोग बात किए थे, लेंथेनाइड संकुचन के कारण जिरकोनियम और हॉफनियम की जो है परमाणु त्रिज्या लगभग क्या होती है? समान होती है, क्योंकि ये आपका जो है 4D श्रेणी का है और ये आपका 5D श्रेणी का तत्व है। और लेंथेनाइड संकुचन के कारण त्रिज्या लगभग क्या होता है? बराबर है। निम्न में से औसत छांटिए। औसत छांटना है। 43 का जो आंसर है आप लोग को छांटना है, औसत कौन है? तो देखिए, बोल रहा है 4f इलेक्ट्रॉन की परिरक्षण क्षमता दुर्बल होती है। ये तो सही बात है। La और Lu तक जाने पर परमाणु या आयन की त्रिज्या घटती है, जनरली घटती है। अपवाद वाला को हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, अपवाद में अभी हम लोग पढ़े थे। जनरली क्या होता है? घटता है। लेंथेनाइड संकुचन क्रमागत कमी संकुचन है। लेंथेनाइड संकुचन क्रमागत कमी है, सही बात है। लेंथेनाइड संकुचन किसको बोलते हैं? परमाणु संख्या बढ़ेगा, धीरे धीरे परमाणु त्रिज्या क्या होगा? घटेगा। सही बात बोल रहा है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण 4D श्रेणी के संक्रमण तत्व 5D श्रेणी के तत्व में भिन्नता दर्शाते हैं। ये गलत हो गया, मतलब ये औसत है। लेंथेनाइड श्रेणी के कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण आपको जो है 4D सीरीज और 5D सीरीज के तत्वों का गुण क्या होता है? लगभग समान होता है, जो कि इससे पहले क्वेश्चन में आया था त्रिज्या वाले। इसीलिए ये मेरा औसत हो गया। यहाँ पर क्या बोल दिया? तत्वों में भिन्नता पाई जाती है, ये औसत है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण 4D और 5D परमाणु में समानता पाया जाता है, न कि भिन्नता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हम लोग के बीच है, निम्नलिखित में से रासायनिक रूप में जुर्वा, जुर्वा कहलाते हैं। जुर्वा, अरे जुर्वा वही संकुचन के कारण ककर त्रिज्या, संकुचन के कारण किस का त्रिज्या लगभग समान होता है, उसी को हम लोग जुर्वा बोल देते हैं। तो बताइए ना, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? आप ही लोग बताइए। चलिए, तो कौन है? जिरकोनियम और हॉफनियम। एक दो और एग्जाम्पल लिख लीजिए ना। Zr जुर्वा हो गया HF के साथ, Zr जुर्वा हो गया HF के साथ। इसी तरह Nb हो जाएगा किसके साथ? Ta के साथ हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे पूछ ले तो किसके साथ? मोलिब्डेनम जो है टंगस्टन के साथ जुर्वा हो जाएगा। मतलब 4D सीरीज और 5D सीरीज की त्रिज्या जो लगभग समान हो गया, किसके कारण? लेंथेनाइड संकुचन के कारण। उसी को हम ट्विंस बोलते हैं, केमिकल ट्विंस, जुर्वा। जुर्वा आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हो ना, जुर्वा। जुर्वा बच्चे क्या होते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम लोग बोलते हैं त्रिज्या जब बराबर हो जाए तो हम लोग ट्विंस बोल देते हैं। तो आपको क्या होता है कि 4D और 5D श्रेणी के जो तत्व हैं, तो जनरली क्या होना चाहिए? 4D से बड़ा होना चाहिए 5D की त्रिज्या, लेकिन 5D वाले में क्या है? लेंथेनाइड संकुचन है, जिसके कारण लगभग त्रिज्या बराबर हो जाते हैं। इसीलिए ये आपका आइडेंटिकल ट्विंस कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक्टिनाइड का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दे रखा है, निम्न में से किस एक्टिनाइड के 6D कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग लिखिएगा तो दोनों आंसर आ जाएंगे सही।
इसलिए आप ए और बी दोनों याद रखिएगा 45। इसमें आपका कुछ स्पेशल केस होते हैं, आप लोग जब लिखिएगा तो इस दोनों में भी आ जाएगा, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी उल्टा के देखिएगा आपको क्लियर पता चल जाएगा इस दोनों में होते हैं जबकि इसमें नहीं होता है। कुछ एब्स्ट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टेनाइड श्रेणी के अंतिम तत्व की संभावित ऑक्सीकरण अवस्था होता है, तो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड जानते हो जनरली +3 दिखाता है, इसीलिए आपका आंसर इसका क्या है +3 चला जाएगा 46। 47 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दो तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है? कौन दो तरह का दिखाएगा? तो 47 का जो आंसर है आप लोग को सी आ जाएगा। और याद रखिएगा हम कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दो तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाता है? तो आप लोग एक्टेनाइड में याद रखिएगा Pa है एक, Np है और एक है आपका Bk। ये दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाते हैं। ये तीनों जो परमाणु है दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाते हैं, इस तीनों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48। निम्नलिखित एक्टेनाइड तत्व में से सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करता है? सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था बताइए कौन व्यक्त करता है? 48 का आंसर देखिए क्या आएगा, 48 का बी आएगा। 48 का बी आएगा। आपका ये परमाणु संख्या है ना जो ये आपका Np होना चाहिए, Np होना चाहिए, ठीक ना, Np आएगा। और Pu नहीं है, देखिएगा इसका अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 होता है और Pu का भी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 होता है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। एक्टेनाइड में जो है Np और Pu दोनों का अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होता है जो कि +7 होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्टेनाइड तत्व निम्नलिखित में से किस कारण अनुचुंबकीय प्रकृति होते हैं? तो डी ब्लॉक तत्व में अनुचुंबकीय क्यों होता है? क्योंकि डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उसी प्रकार से एफ ब्लॉक तत्व अनुचुंबकीय क्यों होंगे? क्योंकि एफ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ऑप्शन देखिए, डी ब्लॉक का पूछेगा तो डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और एफ ब्लॉक का पूछेगा तो एफ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। बोल रहा एस में गलत है, डी में गलत है। एक्टेनाइड जानते हो एक्टेनाइड किस ब्लॉक का तत्व है? एफ ब्लॉक का है, इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? 4f में। 4f कहते हैं, एक्टेनाइड में कौन आएगा? 5f में, ठीक ना। इसलिए आंसर हम लोग को जो है 49 का कौन चला जाएगा? सी चला जाएगा। 50 देखिएगा। निम्न में से Pu+3 आयन का रंग कैसा होता है? तो आप लोग को इसका आंसर याद रखना है डी। कुछ ऐसे परमाणु होते हैं, आयन होते हैं जिसका आंसर हम लोग को याद रखना होता है। और इस प्रकार से हम लोग को 50 क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता है और बहुत अच्छे से आप लोग को बताया गया। इस क्वेश्चन को देखिए, सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसा लगा सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा हो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को बीच शेयर कीजिएगा। आपको इसी प्रकार से चैप्टर वाइज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव लाया करेंगे। आप लोग इतना कवर करके रखिए। आज जितने भी क्वेश्चन कराए गए इससे बाहर आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं जाएंगे। मेन क्वेश्चन हम लोग का था क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित था। ये आपको याद होना चाहिए। कुछ आपको याद करने वाले क्वेश्चन थे, उसको आप याद कीजिए। जैसे मेंडलीफ के बारे में पूछा गया था कि कितने तत्व था, डी ब्लॉक के तत्व, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व के बारे में बोला गया था, वो आपको याद रखना था। जैसे आपको बोला गया पीतल किसके साथ मिश्रित होता है? जिंक कॉपर। जो क्वेश्चन याद करने वाले हैं याद कीजिए, बाकी आपका कॉन्सेप्ट पे आधारित था। थैंक यू। आप लोग सेशन को एंजॉय किए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। आप लोग शेयर करना जरूर नहीं भूलिएगा सेशन को। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी बच्चे को गुड नाइट, टेक केयर, ठीक ना। आप लोग अपना ख्याल रखिए जरूर
और जाइए खाना पीना खाइए और आराम से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय।